नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज खबर दोपहर में हम कई अहम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। आज दिन भर की जो अहम खबरें हैं उनके ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। और खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम की आज से शुरुआत हो गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर आइंदा 75 दिनों तक ये खास मुहिम जारी रहने वाली है। गुज़िश्ता दिनों मरकजी काबीना की मीटिंग में मुफ्त बूस्टर डोज देने के हवाले से फैसला लिया गया था। ज़राए के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 75 करोड़ अफराद प्रिवेंटिव डोज लेने के अहल हैं, लेकिन उनमें 1% से कम ने ही बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 या इससे ज्यादा साल के तकरीबन 16 करोड़ अफराद बूस्टर डोज ले चुके हैं। सेहत खदमात से वाबस्ता तकरीबन 26% अफराद प्रिवेंटिव डोज ले चुके हैं। बूस्टर डोज लेने के ज़ाब्ते में भी तब्दीली की गई है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक दूसरा टीका लगवाने के 6 महीने बाद एहतियाती खुराक यानी प्रिवेंटिव डोज ली जा सकती है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज से इस खास मुहिम की शुरुआत हो गई है, हर घर दस्तक। इसके तहत हमने देखा था कि किस तरह से जो बूस्टर डोज है उसकी शुरुआत की गई थी। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी फराह खान। फराह, सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त वहां पर तैयारियां दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमने देखा कि आज लोगों की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। बूस्टर डोज लेने के लिए जोशो खरोश भी दिखाई दिया। अभी आप कहाँ हैं और वहां पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी देखिए, इस टाइम मैं एक सेंटर में हूँ और यहाँ पर लोगों को जो है बूस्टर डोज दी जा रही है। तो देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर है और सुबह से यहाँ पर 35 लोग आ गए हैं जिनको बूस्टर डोज दी जा रही है। इस अभियान के तहत एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जो लोग अवेयर नहीं थे वो अवेयर हुए हैं और उन्होंने आगे बढ़कर ये कदम उठाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि 77 करोड़ की आबादी में 1% लोग 1% जो लोग ऐसे हैं उन्होंने बूस्टर डोज ली थी। लेकिन अब जो है लोग बूस्टर डोज लेने लगे हैं और लगातार आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। आपने अभी बूस्टर डोज ली है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार ने आज एक अभियान भी शुरू किया है कि लोग जो है वो मुफ्त में ले सकते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है, ये तो मुफ्त में ले रहे हैं। और टाइम ड्यूरेशन भी कम किया है, 9 महीने से 6 महीने पे आए। इससे ज्यादा पता नहीं। तो अब हम आपसे जान लेते हैं कि लगातार केंद्र सरकार ये कदम उठाती जा रही है कि लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े और बूस्टर डोज पर ज्यादा पहल की जा रही है। मैडम, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने सीडीवी की ड्यूटी से लगाई है। हमारा जो एम है डोर टू डोर, हर घर दस्तक है। हर घर दस्तक में हम ये जाके सर्वे करते हैं कि किसको बूस्टर डोज नहीं लगी, और काफी बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि बूस्टर डोज होती क्या और कब लगनी है। तो उनको हम अवेयर करें, अवेयर करने के बाद वो बेनिफिशियरी सेंटर में आके इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर कहीं पर वो नहीं आ सकते और बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा है तो वहां जाके कैंप लगाते हैं। तो कैंप में सरकार काफी लोग आ जाते हैं, लेबर लगी होती है और लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर। अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसलिए भी बच रहे थे कि पैसे देने पड़ रहे थे बूस्टर डोज के लिए। अब उसकी भी पहल कर दी है कि 75 दिन तक मुफ्त लगेगी। तो सुबह से कितने लोग आए और आप लोगों की किस तरीके से तैयारी? आज तो हमारे यहाँ तो 40 के करीब आ गए बेनिफिशियरी, लेकिन हमने आज कैंप लगाए 2 जगह। तो कैंप में हमारा 150 का टारगेट हो गया वहाँ पर। अभी हमारा आधा स्टाफ वहाँ बैठा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अब तक 150 वहाँ लग चुके हैं कैंप में। फरा इनसे ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। फरा, आप अपने तरीके से इनसे ये पूछिए कि इस तरह की जो जश्न का जो एक खास माहौल देखा जाता है, इस तरह के जो खास डेज होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट ये समझती हैं? क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम सबको अवेयर रहना है। इस तरह की जो दिन की जो शुरुआत की जाती है महोत्सव के तौर पर, कितनी इंपॉर्टेंस इनको देती हैं? देखिए, आज जैसे अभियान की शुरुआत हुई है तो ये दिन अपने आप में बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि तैयारी आप लोगों ने कर ली हैं, कैंप्स लग रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में ये कितना अहम है? मैडम, ये तो काफी टाइम से हमारे यहाँ शुरू हो गया। फ्री डोज है, आज से शुरू नहीं हुआ ये। इसको लगाते हुए मैं हो गए 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन हमें रिस्पॉन्स अच्छा ही मिल रहा है। हमारी सीडीबी की बदौलत है। बूस्टर डोज के लिए आज एक अहम पहल है। नहीं मैडम, बूस्टर डोज अच्छा, ये अहम पहल है।
तो लोग जिनको पता लगा कि बूस्टर डोज फ्री लग रहे हैं या थर्ड डोज है, तो लोग लगवा रहे हैं, हंस के आ रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। देखिए, इनके लिए भी उतना ही अहम है जितना लोग सतर्क हो रहे हैं और तैयारियां सुबह से हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज हमने देखा दूसरे दिन ऐसा हुआ है कि 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जो कि अपने आप में ये दिखा रहे हैं कि जो खतरा है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रहा है। और अगर हम मौतों के आंकड़ों की बात करें तो परसों 48 मौतें हुई थी और जो आंकड़ा अब सामने आया है 47 मौतें हुई हैं। तो जिस तरीके से वेरिएंट अपना रूप नए नए ले रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है और बहुत वाइडली हो रहा है, उसके चलते कोरोना वायरस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है। इसलिए सरकार भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि लोग जो है जिन्होंने सेकंड डोजेज नहीं लिए हैं या जिन्होंने बूस्टर डोजेज नहीं लिए हैं वो आगे बढ़े। और आज इसीलिए इस अभियान की पहल की गई। और आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों का ड्यूरेशन 6 मंथ्स था वो भी यहाँ आए और उन्होंने भी बूस्टर डोज लिया। देखिए, टाइम ड्यूरेशन इसलिए ही कम किया गया है ताकि लोग जो हैं वो समझ सके, क्योंकि जिस तरीके से ये वेरिएंट म्यूट करता जा रहा है ये लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी तरीके से हम आपको दिखा रहे थे कि लोग भी अवेयर हो रहे हैं। जी फराह, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका भी और आपके साथ जिन लोगों ने खास बात करी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे साथी फराह खान जो कि सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार आज जो ये शुरुआत की गई है बूस्टर डोज के लिए खास महोत्सव के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लोगों में जोश खरोश देखा जा रहा है। फराह वहां मौजूद तिब्बी अमले से बात कर रही थी, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की शुरुआत होती रहनी चाहिए ताकि लोगों में बेदारी आए और कोरोना से बचाव के लिए जो एक मुहिम खास तौर पर टीकाकारी की शुरू की गई है हिंदुस्तान का, जिसपे नाम जो है वो हर जगह सबसे अच्छे उसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहमियत की हामिल समझी जा रही है। एक और अहम खबर, 1989 अगवा मामले में रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में पेश हुई। वो गवाह की हैसियत से अदालत में पेश हुई। इस केस में पहली बार रूबिया सईद अदालत में पेश हुई हैं। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नाज़रीन, चलिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम मामले पर आप हमें अपडेट दे रहे हैं, अभी क्या कुछ तफसीलात हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समीर जो है वो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज का दिन बहुत अहम है। 1989 अगवा मामले में रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में पेश हुई हैं। गवाह की हैसियत से अदालत में आज रूबिया सईद पेश हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस केस में पहली बार रूबिया सईद अदालत में पेश हुई हैं। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस तरह से आज का जो दिन है वो काफी अहम माना जा रहा है। इसके कई सियासी तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि किस तरह से ये अब बयान जो है वो निकलकर सामने आता है, क्या कुछ उसकी तफसीलात रही, उसी के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर भट्ट का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। समीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तफसीलात हैं इस अहम मामले के ताल्लुक से? बिल्कुल है ना, पिछले तकरीबन 1 घंटे से लगातार वहां पे अंदर जो है क्वेश्चनिंग चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। जो सीबीआई का कोर्ट है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पे लगा हुआ है, बारी सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी हैं यहाँ पे, और सभी इंतजार कर रहे हैं कि बाहर जब वो निकलेगी रूबिया सईद तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और उनके जो एडवोकेट है, एडवोकेट अनिल सेठी, वो उनकी तरफ से डिफेंड कर रहे हैं उनको, रूबिया सईद को। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीबीआई की तरफ से एडवोकेट मोनिका कोहली है, वो सीबीआई की तरफ से है। रूबिया सईद पे लगातार जिस तरह हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जिस तरह उनको किडनैप
किया गया था, लेकिन ऐसा सीबीआई की तरफ से एलिगेशन है, ये उनको एक एक्यूज के तौर पर भी रखा गया और एक विटनेस के तौर पर भी रखा गया है, जिस तरह हमने पहले इस पर बात की है। अभी पिछले 1 घंटे से क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है और जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि इसमें जो यासीन मलिक हैं उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्जामिनेशन हो रहा है, उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, क्योंकि रूबिया सईद को जो एलिगेशन है कि यासीन मलिक ने ही और उनके ग्रुप ने 11 दिसंबर 1989 को उनको किडनैप किया था। तब उनके जो वालिद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो होम मिनिस्टर थे, तो क्योंकि यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में है तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी क्रॉस एग्जाम किया जा रहा है। और अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस तरह आपको कहा कि 1 घंटे से लगातार क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है, उनके साथ क्वेश्चनिंग हो रही है, दोनों तरफ से जो है एडवोकेट्स वो अपनी दलील रख रहे हैं इस केस में। और ये आज केस जो है एक हाई प्रोफाइल केस बना है, इसमें बहुत सारी, जिस तरह आपने सही कहा, पॉलिटिकल इसमें सिग्निफिकेंस है, इसकी लीगल पहलू भी है, लेकिन जो देखना पड़ेगा कि आखिर आगे क्या जज फैसला करते हैं, जो सीबीआई जो जज हैं वो क्या इस पे हेयरिंग के बाद जो दोनों की दलील सुनने के बाद क्या बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये बहुत पुराना केस है, 32 ईयर्स हुए हैं इस केस को, और पहले ये केस तकरीबन बंद ही हो गया था, लेकिन दोबारा खोला गया है। इसमें सीबीआई ने दोबारा एफिडेविट और उसके बाद फाइल किया था केस, और इसमें बहुत सारे एक्यूज्ड हैं, जिसमें यासीन मलिक भी एक एक्यूज्ड है, ये रूबिया सईद को भी एज एन विटनेस आज बुलाया गया है। तो कुल मिला के ये देखना पड़ेगा कि आखिर आगे क्या चलता है। लेकिन समीर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार हम आपसे तमाम तर तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम है। आपने ये भी हमें बताया था कि यासीन मलिक ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो खुद वहां पर बैठकर आमने सामने इस मामले में क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, और अगर ये नहीं हुआ तो इस की दूसरी सूरत में उन्होंने धमकी भी दी है। इसकी भी तफसीलात जो अभी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े उन तक पहुंचाइए प्लीज। जी बिल्कुल। इसमें क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 दिन पहले इसमें हेयरिंग हुई थी रूबिया सईद केस में। तो उस पे जब यासीन मलिक हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उनको जोड़ा गया था, तो उन्होंने हेयरिंग के दौरान ये कहा था, उन्होंने प्ली किया था सीबीआई से कि कोर्ट से कि वो यहाँ इन पर्सन आना चाहते हैं जम्मू, जब रूबिया सईद आएगी। आज की उन्होंने बात की थी, लेकिन जज ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया और कोई उनकी बात लगता है नहीं मानी। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर उनको यहाँ पे इन पर्सन नहीं लाया गया, उनका ये कहना था कि वो खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, वो रूबिया सईद से बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो लेकिन जज ने उस पर कहा नहीं, और उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन लगता है क्योंकि अगर होता तो आज ये फैसला हो जाता, आज उनको फिर यहाँ पे आना था, लेकिन वो यहाँ पे आए नहीं है। तो जाहिर तौर पर अभी जो रूबिया सईद आई है, वो क्या, मैंने जिस तरह कहा कि बात करेंगी, किस तरह से होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। जी समीर, और हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर लगातार जो है हलचल भी कुछ ना कुछ देखी जा रही है। और सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे, उस वक्त से वो वहां पहुंची थी, तब से लेकर अब तक जो तमाम तर बातचीत है ये जारी है। इस केस के ताल्लुक से भी हम आपसे थोड़ा सा तफसीलात जानना चाहेंगे। समीर, अगर आप मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं तो नाज़रीन, आप साफ तौर पर देख सकते हैं समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और चूंकि मौसम भी वहां पर दिखाई दे रहा है, बारिश लगातार वहां पर हो रही है, तो समीर से फिर से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, जिस तरह से समीर भट्ट बता रहे थे कि 1989 अगवा मामले में रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में सुबह पेश हुई थी। अभी तक उनसे वहां पर जो तमाम तर तफ्तीश है वो जारी है। गवाह की हैसियत से रूबिया सईद यहाँ पर पेश हुई हैं। पहली बार रूबिया सईद अदालत में पेश हुई हैं। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लगातार इस अहम मामले से मुतालिक तमाम तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं। तो समीर भट्ट से राब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। समीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? तो नाज़रीन, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं जम्मू का,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि वहां पर मौसम भी लगातार बारिश का मौसम हो रहा है। समीर से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला रहा है और जिस तरह से समीर ने बताया कि काफ़ी पुराना ये मामला है, 1989 अगवा मामला है, जिसमें रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में पेश हुई हैं। पहली बार रूबिया सईद कोर्ट में पेश हुई हैं। और ब्रेक के बाद खबर दोपहर में नाज़रीन एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 1989 अगवा मामले में रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में पेश हुई हैं। बेहद अहम ये मामला है। समीर से लगातार हम बात करें। समीर, अगर इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, हाई प्रोफाइल ये मामला रहा है, सियासी गलियारों में उस वक्त इसके काफ़ी गूंज भी सुनाई दी थी, लेकिन आज के तनाजुर में, चूंकि आप वहाँ ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं, आज के तनाजुर में कितनी अहमियत आप सियासी तौर पर इसकी समझते हैं, या इसको एक सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जाना चाहिए आज के तनाजुर में? देखिए, इसमें देखिए जो कोर्ट जब हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें वीआईपीज इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल केस बन जाता है। अब देखो ये कट गया दोबारा है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार समीर भट्ट से, जो कि वहाँ मौसम भी जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जम्मू में लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है और समीर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तर जो अहम मालूमात, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जब तक रूबिया सईद बाहर नहीं आ जाती हैं उस वक्त उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। उस वक्त क्या कुछ तफसीलात रहेंगी उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और एक और अहम खबर, श्रीलंका में नए सदर के इंतखाब का अमल अनकरीब शुरू होगा। स्पीकर महेंद्र यापा ने इशारा दिया है। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गोटाबाया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, अब कानूनी अमल का आगाज होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अरकान पार्लियामान को कल बुलाया गया है, जिसमें नए सदर के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Well, once he confirms the authenticity of the resignation letter that he received late last night from Gotabaya Rajapaksa, the next is to convene the parliament, and that should happen within 3 days. In the meantime, in the interim, there will be an acting president and that could continue for a span of 30 days. Once Gotabaya resignation is officially confirmed by the speaker, then Ranil Wickremesinghe will be the interim president for a span of 30 days, and in the interim there will be a parliament session that will convene within 3 days, after which they will discuss the nominations for president's post. Those who want to contest for the post can put forth their views in the parliament, and then the vote will happen, and finally the 225 parliamentarians will decide who could be the next president. But the front runners so far, one of them includes Ranil Wickremesinghe as well, which is why chorus for Ranil's resignation is growing louder. So there will be front runners for the president's post. Even Sajid Premadasa, the leader of opposition, has shown interest. But in terms of who will get the support from the ruling party parliamentarians, that remains to be seen, because right now it's the ruling party that holds majority. So we'll have to wait and see how the parliament session then pans out. But within 3 days after Gotabaya resigns, after the speaker accepts the resignation letter, the next step is to convene the parliament. Remember, it was all scheduled to convene today, but because the resignation got delayed and it's still not yet formally accepted by the speaker, the parliament session in all likelihood will convene on Monday, which is when we will know how many people are interested and the kind of support that every nominee gets in the parliament. So next week is when the parliament will convene and they will have a new president in place for the remaining tenure. नाज़रीन, ये थी हमारी साथी पूर्णिमा, जो कि लगातार वहां से तमाम तरह अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान इंटरनेशनल उमूर के एक्सपर्ट मुहिबुल हक साहब भी मौजूद हैं। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, क्या अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि श्रीलंका के हालात में कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ के हालात अबतर ही होते जा रहे हैं। क्या अब इस्तीफे के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, इस्तीफे के बाद यकीनन जो पब्लिक में जो डिसकंटेंट था या जो पब्लिक में बेचैनी थी, खास करके सदर के खिलाफ, उसमें जब कमी आती है तो अल्टीमेटली जो पब्लिक एंगर था पूरे श्रीलंका में डेवलप हो रहा था और जो लूट मार की वारदातें हो रही थी उसमें कमी आएगी। और साथ ही साथ जो नए प्रेसिडेंट का इंतखाब का मामला है उससे जो क्रेडिबिलिटी है, यानी पब्लिक की जो क्रेडिबिलिटी है श्रीलंका के सियासी सिस्टम में, उसको बनाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो ये मंडे की मीटिंग के बाद कोई ऐसा फेस ये सामने अगर लेके आते हैं कि जो पब्लिक को एक्सेप्टेबल हो, वो एक बड़ा चैलेंज है आज भी इस इंटरिम गवर्नमेंट के पास। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां के हालात जो है न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है। कैसे एक मुल्क जो कि माशी तौर पर इतना अमीर था, वसाइल से मालामाल था, सी के अगर लिहाज से देखें, सी पोर्ट्स के लिहाज से, या बहुत सारे उनके पास वसाइल थे, आज वहां पर ये हालत हो गई कि लोगों के पास खाने को नहीं है। इससे क्या सबक लेना चाहिए पूरी दुनिया के मुमालिक को? देखिए ये बहुत अहम सवाल आपने किया है और मैं ये समझता हूँ इसको, ये श्रीलंका की क्राइसिस सिर्फ श्रीलंका तक कन्फाइन नहीं रहेगी। Exactly, sir. ये पूरा जो ये कैपिटलिज्म का सिस्टम है, जिसे आज ग्लोबलाइजेशन को 1990s में बहुत सेलिब्रेट किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क़याम को और उसके जरिए जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करने की बात थी उसको बहुत सेलिब्रेट किया गया था। जो नेशनलाइज्ड इकोनॉमी थी या जो पब्लिक सेक्टर था उसका जिस तरह से डिस्करेज हुआ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, सोशलिज्म का पूरा डिक्लाइन हुआ और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है पूरी दुनिया में कायम हुआ, उसकी क्राइसिस जो है वो श्रीलंका में नजर आ रही है। और ये जो क्रैक्स श्रीलंका में आपको नजर आए ये दुनिया के और ममालिक में भी फॉलो अप में आपको नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरी दुनिया को ये सोचना है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में समझा जाता है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को या ग्लोबल फाइनेंस को गवर्न करते हैं, तो क्या ये ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड को गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूशन इस काबिल हैं कि वो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज और या वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी अचानक कोलैप्स कर सकती है, जैसे श्रीलंका की, आप हमारे नेबर में पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत भी बहुत बुरी है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में भी जिस तरह से तेजी से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, हमारी इकोनॉमी भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में एक डिपेंडेंट इकोनॉमी होकर रह गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खदशात और ये तशवीश हमें अपने मुल्क में भी है और नेबरिंग कंट्रीज में भी है, और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी है। जी बिल्कुल सर, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है, हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी था जब श्रीलंका वर्ल्ड मैप पर एक अपनी खास पोजीशन रखता था। जितनी भी अगर आप देखें एशिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका खास मेंबर भी रहा था, लेकिन आज हालात सबके सामने हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का, भारत का कितना अहम रोल आप समझते हैं वहां के खास तौर पर जो लोग हैं उनके साथ खड़े होने के लिए, या किस तरह की स्ट्रैटेजी अभी हिंदुस्तान को अपनानी चाहिए? जो हेल्पिंग हैंड है वो तो लगातार हिंदुस्तान का बढ़ ही रहा है, उसके अलावा भी चूंकि आप आलमी उमूर के माहिर हैं, आप इन तमाम चीजों को देखते रहे हैं, हिंदुस्तान का क्या अहम रोल आप समझते हैं सर? देखिए, इसके 2 डायमेंशन है। इस सवाल के 2 डायमेंशन है। पहली ये कि जो हेल्पिंग हैंड हिंदुस्तान की तरफ से होना चाहिए, चूंकि श्रीलंका हमारा नेबर रहा है, सिविलाइजेशनली भी अगर आप देखें तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात, यानी जो कदीम तहजीब है हमारी, उससे और श्रीलंका के पुराने मामलात हैं। तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है श्रीलंका में अगर कोई क्राइसिस होती है तो हमें जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो हम दे रहे हैं वो तो देनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा मसला है वो हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चाइना चूंकि श्रीलंका के बहुत करीब हो गया था और चूंकि नेबरहुड में हमारे अंदर ये तशवीश थी हिंदुस्तान के अंदर कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है, जिस तरह से चाइना हिंदुस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था। और आप ये देखें कि साथ साथ एंटी चाइना सेंटीमेंट्स भी वहाँ बहुत स्ट्रांग है श्रीलंका में आज की डेट में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस श्रीलंका की जाहिर सी बात है कि एक अपॉर्चुनिटी भी इस तरह से क्रिएट करती है कि हम अगर अपने नेबरहुड में इस तरह की हेल्प देते हैं कि श्रीलंका फिर से रिवाइव होता है या वहाँ स्टेबिलिटी आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर होगा। और चाइना के चंगुल से श्रीलंका अगर आजाद होता है तो वो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अहम होगा।
बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, हम लगातार देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का मसला भी है, उससे पहले इसी तरह से सीरिया का मसला था, तो कहीं ना कहीं अब जो एक ह्यूमन क्राइसिस भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो लाइनें लगती दिख रही हैं, वो लोग जो श्रीलंका में रहते हैं वो अब अपने मुल्क से बाहर कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। पासपोर्ट ऑफिसेस के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। एक और खतरा कहीं ना कहीं मुंह बाए खड़ा दिखाई दे रहा है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इसको आप किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, एक खतरा हमारे लिए यह है कि एक बड़ी तादाद जो वहाँ तमिल श्रीलंकन की है, वो जाहिर बात है हिंदुस्तान को अपना असल डेस्टिनेशन समझते हैं। इस तरह की कोई भी क्राइसिस अगर पैदा होती है जी जी, तो एक तो मामला हमारा अपना यह है कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं जी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज जो इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे भी फॉरेनर्स को, खास करके आउटसाइडर्स को वेलकम करने की टेंडेंसी नहीं रह गई है। अब वहां भी नेटिव पॉपुलेशन में एक पूरा एक एंगर डेवलप होता है। अगर बाहर से जाकर के जो डायस्पोरा है, जैसे इंडियन डायस्पोरा या एशियन डायस्पोरा अगर जाके बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो जो नेटिव पॉपुलेशन वो उनके खिलाफ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तो बात की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने तमाम लोगों को एक ग्लोबल विलेज में एक्सेप्ट कर लिया। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आज भी बहुत मानी रखती हैं, और इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जब आप इंटर करना चाहते हैं तो लोकल पॉपुलेशन का एंगर और लोकल पॉपुलेशन या नेटिव पॉपुलेशन के जो डिसअपॉइंटमेंट या जो रेजिस्टेंस है उसका सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी क्राइसिस आज के ग्लोबल विलेज में लोकल नहीं रह जाती, बल्कि वो ग्लोबल क्राइसिस इस तरह से बन जाती है। जी मुहिबुल हक साहब, आपका बहुत बहुत हम यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे नाजरीन को दिया, और ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के हालात को हम